गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 1 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को यहाँ पर देख पाएंगे जिनको हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से ज़्यादा बेहतर तौर से बताए गए होंगे। इसके अलावा हम कुछ जो अलग आर्टिकल्स आए हैं उनको देखेंगे जो भी यूपीएससी के सिलेबस के साथ यहाँ रेलेवेंस रखते हैं, ताकि कोई भी आर्टिकल हमारा छूटे ना। शुरुआत करते हैं आज के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जो कि है 4 रिसीव्स भारत रत्न पोस्थुमसली, यानी कि 4 ऐसे इंसान हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। उनमें से 2 जो थे वो उनकी मृत्यु के पश्चात उनको मिला है। जैसे कि हम देख पाएंगे यहाँ पर डॉक्टर नित्या राव को, जो कि भारत रत्न लेने आई हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से, और वो लेने आई हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के लिए। इनके हस्बैंड थे, अब वो नहीं रही हैं इस दुनिया के अंदर। कुछ ही दिनों पहले जैसे उनका देहांत हुआ 2023 में हम देखते हैं, तो 2023 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। इनके साथ साथ 4 और ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको ये भारत रत्न दिया गया है। अब इस पे आगे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम के ऊपर भी एक चैनल है जिसको यूपीएससी स्प्रिंट के नाम से जाना जाता है। उस पे आप लोग जो यहाँ से ज्वाइन करेंगे, आपको प्रीलिम्स के जितने भी आर्टिकल यहाँ डिस्कस हो रही हैं उनके आपको नोट्स मिल जाएंगे, और वो उसी तरीके से होंगे कि शॉर्ट हो, आप बहुत जल्दी उनको पढ़ पाएँ। इसके अलावा जो वहाँ पर मेंस के आर्टिकल आते हैं वो भी आंसर के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। जो भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले के सालों के अंदर, उसको भी आप वहाँ पर देख पाएंगे और उन सवालों के साथ में जवाब भी मिलेंगे। वीडियो जो आप देख पा रहे हो उसी का आपको पीपीटी का पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, सो दैट जो भी आपको रिवाइज करना है वो आप कर सको। इसको ज्वाइन करने के लिए आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसी के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पहले जो लिंक मिलेगा टेलीग्राम के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा। देखते हैं यहाँ पर 4 लोगों को जिनको भारत रत्न मिला है, उनमें से कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के हकदार एक्चुअली में थे कौन कौन। पहले हम देखते हैं हमारे जो फॉर्मर यानी कि पहले के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं पीवी नरसिम्हा राव, उनको यहाँ पर भारत रत्न दिया गया है। फिर देखते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। हम देखते हैं एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट थे यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन, उनको इस बहुत बड़े ऑनर के साथ में नवाजा गया है। और फॉर्मर जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। हमें पता चला था कि जनवरी 2024 में इन सभी के नाम को पहले ही घोषित कर दिया गया था कि ये वो 4 हो सकते हैं इंसान जिनको 2024 के अंदर भारत रत्न से नवाजा जाएगा। एक साल में आप केवल 5 ही इंसानों को यहाँ पर भारत रत्न दे सकते हो, उससे ज़्यादा नंबर आप नहीं बढ़ा सकते हो। यही हमें यहाँ पर देखने को मिला कि 4 को यहाँ पर मिल रहा है। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए इससे प्रीलिम्स के सवाल बिल्कुल बन सकते हैं। प्रीलिम्स के साथ साथ में अगर कोई भी आप डिफेंस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या अदर कोई दूसरे जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये सवाल बिल्कुल आ सकते हैं, पहले भी इनको देखा गया है। भारत रत्न को देखें तो भारत रत्न जो है वो सिविलियन कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कोई भी जो नागरिक है भारत का उसको ये दिया जा सकता है। कैटेगरी होती है नेशनल लेवल के ऊपर कि नेशन के आधार पे आप दे रहे हो इसको। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें सूरज की एक इमेज होती है, सन जो होते हैं उनकी एक इमेज होती है, और उन्हीं के नीचे लिखा होता है भारत रत्न, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर है, और साथ ही में एक पीपल के पत्ते के ऊपर ये लिखा गया है। पहली बार इनकी शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर 1954 में। अभी तक टोटल 43 लोगों को ये अवार्ड मिला, और साथ ही में अभी अगर हम 4 लोगों को और मिला है तो 47 बोल सकते हैं। हालांकि ये आंकड़ों को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट कब हुए थे सिर्फ वो याद आप रख सकते हैं। अवार्ड देता कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी नियुक्ति करती है। इनके पास सिलेक्शन कमेटी जो होती है उनकी तरफ से पूरी की पूरी एक लिस्ट भेजी जाती है, और उसके बाद इसको प्रस्तुत जो किया जाता है वो दिया जाता है यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले किसको अवार्ड मिला था। सबसे पहले यहाँ पर जो भारत रत्न से नवाजा गया था उनमें से एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णा, सीवी रमन जो कि मैथमेटिशियन थे, सी राजा गोपालचारी जो कि पॉलिटिशियन थे। तो इन सबको ये दिए गए थे।
अब हम देखते हैं कि भारत रत्न का मतलब क्या होता है। अगर इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है ज्वेल ऑफ इंडिया या जेम ऑफ इंडिया, कि भारत के जो हीरे हैं, भारत के जो आभूषण हैं, वो रिपब्लिक जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसी नागरिक को दिया जा सकता है जिसने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुत अच्छा कुछ करके दिखाया है, वो इनको मिलता है। 2011 तक जो ऑफिशियल क्राइटेरिया होता था भारत रत्न को अवार्ड करने का, वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ नेशनल सर्विस के लिए किया जाता था, कि आपने हाईएस्ट क्या किया है एक देश की सर्विस को। फिलहाल के लिए दिसंबर 2011 से इसमें थोड़ा बदलाव लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मॉडिफाई किया क्राइटेरिया को, और इसमें लिखा कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो भी इस अवार्ड को रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई भी हाईएस्ट ऑर्डर का किसी भी फील्ड में ह्यूमन इंडोवियर के अंदर अगर आप कुछ कर सकते हो, परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हो, अपने कंट्री का आपने नाम ऊंचा किया है, तो उसके बाद भी आपको भारत रत्न से नवाजा जा सकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसमें ना ही कोई अंतर्भेद किया जाता है रेस के आधार पे, ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हो, आपकी पोजीशन क्या रही है, आपका सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी क्या कास्ट है, ये चीज़ें मायने बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। अवार्ड में एलिजिबिलिटी पाने के लिए आपको जस्ट कुछ ना कुछ बहुत बड़े लेवल पर बहुत अच्छा किया होना चाहिए। रिकमेंडेशन जो है अवार्ड की भारत रत्न की, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है इंडिया के प्रेसिडेंट को, और मैक्सिमम हम देखते हैं कि पहले एक समय था जब 3 अवार्ड ही दिए जा सकते थे एक साल के अंदर, लेकिन अब ये जनसंख्या जो है वो भी बढ़ चुकी है। भारत रत्न के जो होल्डर होते हैं वो इंडिया ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर 7वें नंबर पर आते हैं। अब इंडियन ऑर्डर क्या होती है, देखिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं प्रेसिडेंट, फिर सेकंड पे हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की यहाँ पर आ जाती है, यानी कि भारत के अंदर सबसे ऊंचा दर्जा कौन सा है और आपकी लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंसी में कहाँ पर आप आते हो। तो 7वें नंबर पर जो आता है वो भारत रत्न जिन लोगों को मिल चुका है उनको रखा गया है। काफ़ी बड़ा ये ऑनर हो जाता है, यहीं से आप सोच सकते हो। इसके साथ में कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलता है, आपको सिर्फ अवार्ड मिलेगा, इसके साथ में कोई पैसा या कोई भी धन नहीं दिया जाता है। ऑनर जो होता है, यानी कि ये जो आपको दिया जा रहा है, इसमें कोई भी प्री या पोस्ट नॉमिनल टाइटल नहीं होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भारत रत्न आपका जो भी नाम है आगे वो रख दें। तो जैसे डॉक्टर को, क्योंकि आपने उसको कमाया है पढ़ाई करके, आप अगर मेडिकल फील्ड में बनते हो तो भी आप डॉक्टर लगा सकते हो, अगर आप पीएचडी करते हैं एकेडमिक फील्ड में लगते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर लगा सकते हो। लेकिन इसको आप एज अ टाइटल की तरह, नॉमिनल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यूजुअली जो होता है अवार्ड का, वो सिर्फ बताया जा सकता है कि आपको मिला है, लेकिन अपने नाम के साथ में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है भारत रत्न की पूरी हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि जो इसकी हिस्ट्री और क्या रही है। ये तो हमने देख लिया कि अभी तक ये काम कैसे करता है प्रेजेंट तक। हिस्ट्री में बात करें तो जो अवार्ड है वो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। वो उस समय पे प्रधानमंत्री के द्वारा, जिन्होंने भी प्रधानमंत्री ने उनको बताया कि किन किन को अवार्ड देना है, तो उनके बताने के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट होने के नाते, राष्ट्रपति होने के नाते उन्होंने इस अवार्ड को दिया। 2 जनवरी 1955 में हम देखते हैं पहले 3 लोगों को जिनको दिया गया था, हमें उनके नाम पता है। डॉक्टर राधा कृष्णा जो है उनका हमें पता है, सीवी रमन और साथ ही में सी गोपालचारी। तो इन तीनों को इनके द्वारा दिया गया। ओरिजिनल स्टेट्यूट जो है वो जनवरी 1954 में ही आ गया था, लेकिन उस समय पे इसको किसी भी इंसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पोस्टुमोर्टस हो चुका है, उनको ये नहीं दिया जाता था। इस प्रोविजन में बदलाव आया 1966 के स्टेट्यूट से, जब इसको चेंज किया गया, और तब यहाँ पर महात्मा गांधी को 1966 में इससे नवाजा गया। अब क्योंकि यहाँ पर इस साल में देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत रत्न मिल रहा है, लेकिन क्योंकि इस साल में 2 ऐसे इंसान हैं जिनको मिला है, इसी वजह से आपको ये याद रखना चाहिए। अब हिस्ट्री समझ पाएंगे कि क्यों मैं इतना ध्यान दे रही हूँ, क्यों मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि ये भी पढ़ना चाहिए। तो आप समझ पाएंगे कि जनवरी 1966 का वो दिन था जब महात्मा गांधी के लिए इस प्रोविजन को चेंज किया गया था। सब्सिक्वेंटली यहाँ पर अभी तक 12 पोस्टुमेसिस अवार्ड मिल चुके हैं, अब 14 हो जाते हैं। जो हम लास्ट देखते हैं वो मिला था 1992 के अंदर, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था, लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया गया कुछ लीगल टेक्निकलिटीज़ की वजह से। और जो अवार्ड है वो अभी तक एक ही ऐसा केस है जिसमें अवार्ड को विड्रॉ कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1992 से, उनको अभी के लिए हम देखते हैं कि भारत रत्न के इतिहास में केवल एक ऐसे इंसान है जिनसे वो वापस लिया गया, उनको अवार्ड नहीं मिला हुआ है।
अवार्ड को ब्रीफली सस्पेंड कर दिया गया था 13 जुलाई 1977 से लेके 1980 तक। इसका कारण क्या था सस्पेंड करने का? क्योंकि उस समय पे हमारे यहाँ पे जो चाइना का वॉर है वो भी हम देख पा रहे थे। कोई फॉर्मल प्रोविज़न नहीं है कि भारत रत्न किसको मिलेगा या सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलना चाहिए। भारत रत्न हम किसी और इंसान को भी दे सकते हैं, कोई और नागरिक है जैसे कि जो न्यूट्रलाइज इंडियन सिटीजन बन चुके हैं। भारत रत्न में मदर टेरेसा जो है 1980 के साथ में उनको ये मिला था। दो नॉन इंडियन थे, पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में उनको मिलता है और नेल्सन मंडेला 1990 में इनको दिया जाता है। अवार्ड जो ऑनर देना होता है उसमें आप लिटिगेशन क्वेश्चन कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, ऐसा इसमें कोई प्रावधान दिया ही नहीं गया है। इसमें ये नहीं बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। देखिए जो पूरी कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ होती है, वो नाम भेजती है, प्राइम मिनिस्टर उन पर चर्चा करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में, और आखिर में प्रेसिडेंट को जो सिलेक्शन किया गया है उनको ये अवार्ड देना होता है। अभी तक के जो यंगेस्ट पर्सन अलाइव हैं, जिंदा हैं, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था वो 40 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया था। और जो एल्डेस्ट पर्सन जिंदा थे, कि जिंदा भी थे और सबसे बूढ़े भी हो चुके हैं अभी तक, वो थे धोंदो केशव खारवे। 100 साल की उम्र में इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। ओरिजिनल जो स्पेसिफिकेशन है अवार्ड को, वो एक सर्कुलर गोल्ड मेडल में ये आता था पहले, ऐसे गोल्ड मेडल के अंदर बनकर 35 mm का उसका डायमीटर होता था। सन उसके ऊपर भी बनाया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर सूर्य को देख पाएंगे, और देवनागरी में भारत रत्न लिखा हुआ है उसको भी आप देख पाएंगे। ये गले के अंदर पहना जाता है। इसके अंदर हम देखते थे कि कैसे वाइट कलर का एक रिबन होता था, तो वाइट रिबन के साथ इसको पहनाया जाता था। लेकिन जो रिवर्स है उसको चेंज कर दिया गया। अब इसको पीपल की जो पत्ते होते हैं उसके तरह आप देख पाएंगे। एक तरफ आप इसमें सन देखेंगे, भारत रत्न लिखे देखेंगे, दूसरी तरफ में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें मिलता है जो इंडिया का एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, वो देखेंगे हम अशोक चक्र। साथ में जो पिलर है सारनाथ से हमें ये पता चलता है, जिसको लायन पिलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अभी पार्लियामेंट के अंदर भी लगाया गया है, तो ये भी यहाँ पर इसके रिवर साइड में देखा जाता है। आप यही है कि कैसे अभी भी इसको ब्रोंज कलर के अंदर बनाया जाता है, ब्रोंज से इसको बनाया जाता है। और अवार्ड जो है उसमें 2 इंच वाइड वाइट रिबन आज भी दी जाती है कि जो भी रिसिपेंट यहाँ पर आएंगे उनके गले में इसको पहनाया जाएगा। कुछ और इससे रिलेटेड यहाँ पर हम देख पाएंगे अवार्ड्स होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा करके हमें समझ लेना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जो हाईएस्ट होता है किसी सिविलियन के लिए वो होता है भारत रत्न। सेकंड जो हाईएस्ट होता है वो होता है पद्म विभूषण। ये भी सिविलियन है, नागरिकों को ही मिलता है, कैटेगरी नेशनल है, इंस्टीट्यूटेड, क्योंकि ये सारे के सारे जो चारों मैं आपको अवार्ड बताऊंगी, भारत विभूषण, भूषण एंड साथ में पद्मश्री, ये सभी के सभी 1954 में बने हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देते हैं। पहले इसका नाम होता था पहला वर्ग, तो अब इसके नाम से जाना जाता है पद्म विभूषण के नाम से। हम देखते हैं पद्म विभूषण जो है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि आपका जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। तो हेड ऑफ स्टेट हमारा कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट हमारा होता है प्रेसिडेंट, और उसका इलेक्शन होता है, यस होता है। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो, उसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है इनडायरेक्ट तरीके से। इसमें हम देखेंगे कि जो इसके अंदर एक मेडल होता है जिस पे साइटेशन होते हैं कि ये जो मेडल है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको दिया जा रहा है। ये इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 के अंदर। इसके जो रैंक है भारत रत्न के बाद ये आता है और भारत भूषण से पहले आता है, तो इसी वजह से सेकंड आ गया। पद्मश्री यहाँ पर 4th नंबर पर हो जाता है। ये एक ऐसा अवार्ड है जिसको एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, जब कोई भी फील्ड है, मान लीजिए गवर्नमेंट सर्विस आप कुछ कर रहे हो, आप ही यहाँ पर IAS ऑफिसर बन जाते हो। IAS ऑफिसर बनने के बाद आप बहुत ही एक्सेप्शनल तरीके से काम करते हो, जैसे कि आपने कोई मेट्रो का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाया है जो आपके फील्ड में कोई और ना कर पाया हो। डिस्टिंग्विश है, सबसे अलग आपने कुछ नवा विचार किया है और बहुत उससे फ़ायदा हुआ है, तो किसी भी फील्ड में आपने किया हो यहाँ पर आप इसके लायक हो जाते हो। पहले जो रिसिपिएंट थे अवार्ड के वो थे सत्येंद्र नाथ बोस, जिनको यहाँ पर हम देखेंगे कि लिटरेचर के लिए और साथ में जो वो पेंटिंग करते थे उनके लिए इसको दिया गया था। दूसरे थे नंदलाल बोस, थर्ड थे जाकिर हुसैन,
फोर्थ को हम देखते हैं बाला साहेब गंदकाकर खेर, जिग्मा दोरी वांगचुक, वीके कृष्ण मेनन इन ईयर ऑफ 1954। तो इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको 2 लोगों को देना है एक साल में, 3 को देना है, 4 को देना है। जितने लोगों को आप सिलेक्ट करते हैं उतनों को यहाँ पर दे सकते हैं। पहले ईयर में यहाँ पर हम देखते हैं 5 लोगों को इससे नवाजा गया था। हिस्ट्री की बात करें तो प्रेसिडेंटल डिक्री के ऊपर जब प्रेसिडेंट ने बोला उसके बाद ये बना था, इसके लिए एक्ट लाकर इसको बनाया गया नहीं था। पद्म विभूषण का जो ओरिजिनली नाम था वो था पहला वर्ग। पहला वर्ग क्या होता है? फर्स्ट क्लास। यानी कि जो 3 क्लास है पद्म विभूषण अवार्ड्स की, उनमें से फर्स्ट क्लास जो होगी वो होगी पद्म विभूषण। हाँ, और इस स्ट्रक्चर को बदला गया 1955 में, एक ही साल बाद इसको बदल दिया गया। और अब जो दिया जाता है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर के कोई भी हम देखते हैं कि रिसिपिएंट थे ही नहीं। अब कैसे मिलता है? यहाँ पर पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है और पद्मश्री मिलता है। अवार्ड जो है उसको 1977 से 1988 के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उस समय पे किसी को भी अवार्ड नहीं मिला। 1992 से 1998 में भी किसी को भी अवार्ड यहाँ पर नहीं दिया गया था। पद्म भूषण जो कि 3rd अवार्ड हम देखते हैं हाईएस्ट जब अवार्ड की बात करते हैं किसी नागरिक के लिए, तो ये भी बनता है 1954 के अंदर। और हम देखते हैं कि पद्म भूषण जो होता है वो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होने के साथ साथ में ये भारत रत्न, पद्म विभूषण इन सब के बाद में आता है, लेकिन पद्मश्री से पहले आता है। इसको रिपब्लिक डे के ओकेजन पे हर साल दिया जाता है। आप देखेंगे भारत रत्न के लिए कोई डे नहीं है। हमने ना ही तो उसको 15 अगस्त को किया, इंडिपेंडेंस डे पे दिया, ना ही हमने उसको 26 जनवरी रिपब्लिक डे के ऊपर दिया। बल्कि कब दिया गया है? ये दिया गया है जस्ट ऐसे ही। हम देखते हैं कि 30 जो मार्च है उस दिन को यहाँ पर इससे नवाजा गया है। तो ये जो पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं कि इनके लिए कोई दिन नहीं है, ऐसा नहीं होता। पद्म भूषण जो होता है उसको हमेशा ही आप देखेंगे 26 जनवरी को दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको देते हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर कभी कभी दिया जाता है, मार्च अप्रैल के बीच में भी जब फंक्शन यहाँ पर हेल्ड होता है। हिस्ट्री की बात करें तो ये 2 जनवरी 1954 में बनता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिक्री के द्वारा है, उन्हीं के आदेश के ऊपर इसको बनाया जाता है। शिवम सेठी मनोहर जो है वो सबसे यंगेस्ट है जिनको आज तक ये टाइटल मिला है। ये अवार्ड जो है ये डिस्टिंग्विश सर्विस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपने नेशन के लिए किसी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अलग तरीके से काम किया है। इस अवार्ड को हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिया जा चुका है। 2013 में जो प्लेबैक सिंगर होते थे मिसिस एस जंकी, उन्होंने इस अवार्ड को लेने को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनको लगा था कि उनको ये बहुत ही लेट मिला है, ये पहले ही उनको मिल जाना चाहिए था। तो ऐसे कभी कभी क्रिटिक्स भी हम देख सकते हैं, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सी भी हो जाती है इससे रिलेटेड। हालांकि हम देखते हैं कि ज़्यादा इससे रिलेटेड कुछ बातें निकल कर नहीं आती हैं। लास्ट अवार्ड की तरफ पहुंचते हैं जो कि है पद्मश्री। पद्मश्री अगेन सिविलियन अवार्ड है, नेशनल कैटेगरी का है। 1954 के अंदर ये बना था। पद्म भूषण, पद्मश्री, ऑल्सो पद्मश्री, पद्माश्री के नाम से भी कभी कभी इसको बोला जाता है। पद्मश्री ऑल्सो पद्मश्री इज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। हिस्ट्री की बात करें तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया को ही दिया जाता है जिन्होंने कुछ अच्छे से कोई काम किया है, डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन किया है अलग अलग स्फेयर के अंदर। किसी ने आर्ट में बहुत अच्छा किया है, जैसे कि आप यहाँ पे शाहरुख खान का एग्जांपल ले सकते हैं, उनको मिला हुआ है। हम देखते हैं किसी ने एजुकेशन में बहुत अच्छा किया है तो हम देखते हैं सीवी रमन्ना को भी ये दिया गया है। इंडस्ट्री में कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो टाटा का यहाँ पर देख सकते हैं। लिटरेचर में कर रहा है, साइंस स्पोर्ट्स में देखते हैं, मेडिसिन, सोशल सर्विस, पब्लिक अफेयर, इन सभी कैटेगरीज के अंदर किसी ने कोई बहुत बेहतर तरीके से कुछ करके दिखाया तो उनको पद्मश्री दे दिया जाता है। हाउएवर ये जो अवार्ड है वो कुछ डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल को भी मिल जाता है जो इंडिया के सिटीजन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडिया में फिर भी मदद की है किसी न किसी तरीके से। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो हेविली क्रिटिसाइज किया गया है बहुत सारे ओकेजन के ऊपर। बहुत सारी बार बोला गया है कि जो डिजर्विंग आर्टिस्ट होते हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाता है, कभी कभी फेवर हो जाता है सर्टेन इंडिविजुअल्स का। इसमें हम देखेंगे कि इसको जो बोला जाता है पद्मा, वर्ड का मतलब होता है लोटस, यानी कि जो आप लोटस का आपने फ्लावर देखा होगा, कमल का आपने फूल देखा होगा, पद्म का मतलब होता है कमल, और संस्कृत के अंदर श्री का मतलब होता है मिस्टर या मिसेस। तो जिसको भी आप दे रहे हैं उसको आप कमल यहाँ पर बोल रहे हैं, ये इसका मतलब होता है देवनागरी में। और ज्योमेट्रिक पैटर्न जो होता है दोनों ही वो ब्रोंज से यहाँ पर बना हुआ है।
आप देख पाएंगे। और इसके अंदर वाइट गोल्ड के अंदर यहाँ पर ये बना हुआ है, लिखा जाता है पद्मश्री का जो एम्बलम बीच में बना हुआ है वो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फिलीपींस एंड इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाई। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आईआर के अंदर जीएस पेपर 2 में, इसको आप देख सकते हैं कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इंडिया फिलीपींस के रिश्ते फिलहाल के लिए लाइमलाइट के अंदर थे। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यहाँ पर मिनिस्टर एस जयशंकर, वो इनसे मिलने के लिए फिलीपींस में जाते हैं। 3 दिन के दौरे पर वो निकले हुए थे। इसी बीच में वो पहले फिलीपींस जाते हैं, फिर सिंगापुर जाते हैं और एट द लास्ट हम देख पाते हैं कि थाईलैंड में वो गए थे। यहाँ पर जो आप हमारे मिनिस्टर को देख पाएंगे उन्हीं के इस रिस्पॉन्स में, और क्योंकि यहाँ पर अभी एक दोस्ती का आत बढ़ाया गया है, तो जो मिस्टर जो जोसेफ फ्रांसिस्को इगानक्यू है, ये एम्बेसडर है फिलीपींस के इंडिया के अंदर। तो ये इंडिया में आए हुए हैं, उन्होंने इस पूरे के पूरे आर्टिकल को लिखा है। ये बताते हैं कि इंडिया और फिलीपींस को दोस्ती को आज पूरे 75 साल हो गए हैं। एक रिलेशनशिप है जो दोबारा से बन रहा है, तो उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिलीपींस को आज़ादी मिली थी 1946 के अंदर, 1946 में, और इंडिया को मिली थी 1947 के अंदर। हालांकि एकदम से हमारे कोई रिश्ते नहीं बने थे। हमारे जो रिश्ते बने थे वो बनते हैं 16 नवंबर 1949 के 2 साल के बाद में, और तब से लेकर आज तक हम इन रिश्तों को कायम रखा हुआ है। आप इस फ्लैग को यहाँ पर फिलीपींस के देख पाते हैं कि इनका जो फ्लैग होता है उसको व्हाइट कलर का पैटर्न होता है, उसमें सन यहाँ पर बना हुआ है, नीचे रेड कलर है, ऊपर ब्लू कलर है। और हमारे फ्लैग जो है उसको तो आप अच्छे से पहचानते ही हैं। बात करें तो पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करते हैं, तो पॉलिटी जो डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हमने क्या एक पॉलिसी बनाई है 2015 के बाद से कि हमें ईस्ट की तरफ देखना है। सारे की तरफ हम क्यों देख रहे हैं हमेशा वेस्ट की तरफ, हम क्यों यूएसए से यूरोप से ही हमेशा दोस्ती करना चाहते हैं। ईस्ट में भी देखिए ना, जापान भी है यहाँ पर, हम देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया भी है, फिलीपींस भी है, थाईलैंड भी है, मलेशिया भी यहाँ पर होता है। तो जब ये सारी कंट्रीज और हैं तो उनके साथ क्यों नहीं अच्छे संबंध हो सकते। उसी पॉलिसी के तहत फिलीपींस के साथ में इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। पॉलिटिकल बॉन्ड को देखिए तो हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि जो इंडिया की पूरी की पूरी कमिटमेंट है, जो कि चाहे कंसल्टेशंस के बातें हो, चाहे सेक्टर्स में हो, टेक्नोलॉजी के अंदर हो, फार्मा के अंदर हो, एग्रीकल्चर के अंदर हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उन सभी में एक साथ मिलकर यहाँ पर काम किया जा सके। और बहुत एंगेजमेंट होती है। बायलैटरल रिश्ते तो हमारे काफ़ी हैं ही, इसके अलावा मल्टीलैटरल जगहों पर भी इंडिया फिलीपींस मिलता है, एक दूसरे का साथ देता है। जैसे कि यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस में आप देख पाएंगे, एशियान के अंदर आप यहाँ पर देख पाएंगे इनको, और जो अदर जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उन सब में दोनों ही कंट्री क्या करती है, एडवांस एडवोकेसीज करती हैं, एक जैसे विचार रखती हैं। और आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस के अंदर में भी कोऑर्डिनेटर की तरह ये काम करती है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया जो है वो एक स्टडी कॉर्नर स्टोर है रिलेशनशिप के अंदर। 2022-2023 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों का जो ट्रेड है बायलैटरल लेवल पे वो $3 बिलियन यानी कि 300 करोड़ से यहाँ पर आगे चला गया है। नेगोशिएशन अभी भी हो रही है कि प्रोफेशनल ट्रेड अग्रीमेंट हम करें, कि हमारा जो प्रेफरेंस होगी, हमें जो अच्छा लगता है, हमारे लिए जो ठीक होगा वही ट्रेड यहाँ पर किया भी जाएगा। उससे रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा मुद्दों पे बातें करेंगे। इससे अलग हमारे इनके साथ और क्या रिश्ते हैं। पॉलिटिकल हम देख चुके हैं, इकोनॉमिक हम देख चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं डिफेंस की तरफ। डिफेंस में बात करें तो देखिए डिफेंस का जो एरिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिफेंस से ही ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों ही आता है। जब बात होती है कि दोनों ही कंट्री पीस और स्टेबिलिटी चाहती हैं पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर, क्योंकि यहीं पर ये लोग भी हैं, यहीं पर हम लोग भी हैं, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, तो उसके लिए वो काम करें। और उसमें स्टेबिलिटी पाने के लिए जो फिलीपींस है वो इंडिया की तरफ उसकी जो की रिक्वायरमेंट है डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि वो एक छोटा देश है और इंडिया एज अ बड़ा देश है जो कि काफ़ी डिफेंस के अंदर यहाँ पर एडवांस है, उसकी तरफ वो बढ़ रहा है। और उसी का एक हम देख सकते हैं कि पहली पैरवी की जा सकती है। अब जो ब्रह्मास की सुपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर ली जा रही है फिलीपींस के द्वारा इंडिया से। ब्रह्मास हमें पता है कि इंडिया की इंडिजीनियस मिसाइल है जो हमने बनाई है। ब्रह्मोस को ही यहाँ पर खरीदा जा रहा है। 375 मिलियन डॉलर की यहाँ पर डील हुई है दोनों देशों के बीच में। उसकी पहली हम लोग कह रहे हैं कि पहले आप उनको रखने के लिए जगह बनाइए, जिसका जॉइंट वेंचर किया जा रहा है। इंडिया भी उसमें मदद कर रहा है।
और उसी के बाद में जो ऑर्डर दिया गया है उसको वापस भेज दिया। हम देख पाते हैं कि कैसे जो ऑर्डर यहाँ पर वापस मांगा जा रहा है उसको दिया जाएगा। और कल्चरल कनेक्शन भी दोनों देशों के अंदर अच्छे खासे हैं। ग्रोथ जो है अदर एरियाज़ के अंदर में, जैसे दोनों ही कंट्री हार्ट ऑफ रिलेशन के ऊपर अपना ध्यान रखती हैं, कल्चर को बढ़ाने की बातें करती हैं, हिस्टोरिकल जो टाइज हैं हमारे उसको मजबूत करती है। मैरीटाइम के ट्रेड हमारे कभी एंशंट टाइम से ही होते थे, समुद्री ट्रेड यहाँ पर जाते थे, उसको ये पूरा मजबूत किए रखे हैं। इससे आगे क्या किया जाना चाहिए? इंटरेस्टिंगली जो फिलिपिनो है, देखिए फिलीपींस को यूजुअली इंग्लिश के अंदर ऐसा लिखा जाता है, आप यहाँ पर भी देख पाएंगे फिलीपींस का, लेकिन इनकी खुद की भाषा में इसको बोला जाता है फिलिपोनो। तो फिलिपोनो जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है ताड़ना, मतलब कि संस्कृत के शब्द से ये बना है, और संस्कृत के शब्द के अंदर भी हम इसको देखेंगे तो इसका मतलब होता है साधना। तो साधना शब्द से ये बना है, और संस्कृत जो कि एक इंडियन ओरिजिन की लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इस पे माने जाते हैं, हमारी पूरी जो कल्चर है वो हिंदू धर्म का एटलीस्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में और ज़्यादा लिंक दिखा रहा है कि दोनों कंट्रीज़ कभी 1949 में हाँ फॉर्मली डिप्लोमेटिक रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन एंशियंट टाइम से ही हमारे जो संबंध हैं वो इसके साथ में बहुत अच्छे रहे हैं, और वहीं से इसकी भी उत्पत्ति हो रही है जो कि दिखाया जा रहा है। अगेन जो फास्ट डेवलपिंग जियो डेवलपिंग यहाँ पर डायनेमिक्स चल रहा है, दोनों ही नेशन एक दूसरे के साथ में खड़े रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है कोई भी समुद्र यात्रा से यहाँ पे नेविगेट करे, इंटरनेशनल जो लॉज है उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्डिंग जो भी वो कुछ बना रहे हैं शेयर्ड वैल्यूज़ के ऊपर, लॉन्ग स्टैंडिंग जो टाइज कॉमन इंटरेस्ट है इंडिया और फिलीपींस के, उन सब पर यहाँ पर जितना हो सके उतना ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। और ऐसी ही उम्मीद करते हुए यहाँ पर ऑथर जो है वो अपने आर्टिकल को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल लिखा गया है जो अतुल राणे हैं, जो कि CEO एंड MD है ब्रह्मोस एयर स्पेस के, डायरेक्टर ये है। ये बता रहे हैं कि फिलीपींस की तरफ से 75 अगेन हम लोग जो ईयर यहाँ पर गिनवा रहे हैं कि दोस्ती के हो गया, तो बता रहे हैं कि कैसे फिलीपीन ब्रह्मोस की डील्स यहाँ पर कर चुका है, वो ऑलरेडी हम समझ ही चुके हैं। उसको ये कह रहे हैं कि हम टाइम से बिल्कुल तैयार हैं उसको देने के लिए। फिलीपींस की गवर्नमेंट को फ़िलहाल के लिए वहाँ पर काम हो रहा है, डिलीवरी जो होगी वो एंटी शिप मिसाइल बैटरीज के साथ में फेज़ वाइज मैनर में की जाएगी, कि पहले हम 1 फेज़ के अंदर मान लीजिए 5 मिसाइल को भेज रहे हैं, फेज़ 2 के अंदर 10 को भेज रहे हैं। अब से पहले करंटली जो टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी है वो बनाई जा रही है, जो कि उनको रखने के लिए आसानी देगी। नेक्स्ट आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 में। GS पेपर 3 के अंदर आप इसको एनवायरनमेंट के पेपर के अंदर पढ़ सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा GS पेपर 1 में जो फिजिकल ज्योग्राफी पूछी जाती है वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात हम करने वाले हैं ट्रॉपिकल्स की। देखिए आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो हायर इंटेंसिटी के होते जा रहे हैं, और उनके लिए एक नई कैटेगरी बनाने की डिमांड हो रही है। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है कितनी ज़्यादा तीव्रता, कितनी ज़्यादा गति उसके अंदर आ रही है। तो कहा जा रहा है कि अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो नॉर्थ अटलांटिक, ईस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पीड को जो 5 कैटेगरीज में उनको बांटा गया है कि इतनी स्पीड अगर हवा की है तो इसको कैटेगरी 1 में रखा जाएगा, इतनी है तो इसको कैटेगरी 2 में रखा जाएगा। अभी टोटल हम देखते हैं एक साल में ऐसे 85 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं, जिनमें से 45 स्टॉर्म ऐसे थे, तूफान ऐसे थे जो इनको पार कर चुके थे फेज़ जो 5 होता है, कैटेगरी जो 5 होती है उसको। इसी वजह से बोला जा रहा है कि क्यों ना अब एक कैटेगरी 6 बना दी जाए, और कैटेगरी 6 जो होगी वो यहाँ पर होगी 306 माइल प्रति आवर के हिसाब से। जितनी हवाएं इससे ऊपर जा रही हैं वो कैटेगरी 3 में आएंगी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से इसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है, तबाही होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप एक नई कैटेगरी बना देंगे तो इनका बोलना है कि नई कैटेगरी बनने से क्या होगा, अवेयरनेस फैलेगी, जागरूकता फैल जाएगी। आप ज़्यादा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि समय बदल रहा है और हम देखते हैं गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने की वजह से इनका साइज भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर कानून बनाए गए हैं, चाहे इंडिया में बनाए गए हो चाहे वर्ल्ड वाइड बनाए गए हो, आप उनको भी बदलने का समय यहाँ पर आ चुका है।
आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं साइक्लोन, हुरिकेन, टाइफोन्स ये सब होते क्या हैं। इनको उसी रीजन के हिसाब से जाना जाता है जहाँ पर ये डेवलप होते हैं। मान लीजिए अब अगर ये न्यूयॉर्क के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो उस समय पे उसको न्यूयॉर्क टाइफून के नाम से, साइक्लोन के नाम से ही जाना जाएगा। साइक्लोन जो होते हैं वो इंडियन ओशन के ऊपर भी बनते हैं, पैसिफिक के ऊपर भी बनते हैं, और ये बनते हैं वार्म वाटर की वजह से। गर्म जो पानी हो जाता है उसका कारण होता है इनके बनने का। ह्यूरिकेन्स जो होते हैं वो बनते हैं यहाँ पर अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के नाम पे, यानी कि है एक ही चीज़ें लेकिन अलग अलग समुद्रों में, अलग अलग देशों में इसके नाम अलग अलग हैं। टाइफून्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जापान का जो एरिया है वहाँ पर हम देख पाएंगे, यानी कि सदर्न जो पैसिफिक होता है उस पे ये बनते हैं। देखिए कैसे इसको समझाया गया है। ट्रॉपिकल क्या होता है। अगर आप अर्थ को बनाएंगे, अर्थ को मैं आपको बना के बीचों बीच लाइन खींच दूँ 0 डिग्री पे, तो ये इक्वेटर हो जाता है। ये लाइन आप देख पा रहे हैं इक्वेटर की। इक्वेटर से इंडिया ऊपर की तरफ है, क्योंकि इंडिया होगा ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों हेमिस्फीयर बोल रहे हैं, क्योंकि गोल चीज़ है, आप उसको बीच में से काट रहे हो। इसी के ऊपर 23.5 डिग्री के ऊपर हम देख पाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, और 23.5 डिग्री नीचे की तरफ हम देख पाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। अब ये जो बीच का एरिया आप देख रहे हो, इधर का एरिया और इधर का एरिया दोनों का, ये पूरा एरिया जाना जाएगा ट्रॉपिकल के नाम से। क्यों जाना जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है ट्रॉपिकल्स का, मान लीजिए यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है, ये जो तीनों के तीनों एरिया, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की वेरिएशन, हर चीज़ ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि अर्थ के ऊपर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सन की रेज होती हैं वो बिल्कुल कैसी आती हैं, डायरेक्ट आती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, वार्म नेशन भी मिलेगी। इनसे ऊपर जाते ही आ जाता है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन क्या होगा, 66.5 डिग्री तक ये ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे भी ऐसा ही है, 66.5 डिग्री तक यहाँ पर जो नीचे होगा वो टेम्परेट होगा, यानी कि ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल टेम्परेट टाइप का है। उससे ऊपर जाते ही आप चले जाएंगे फ्रीज्ड रीजन की तरफ, कि अब क्या होने वाली है, बर्फ आनी शुरू हो जाएगी। तो 90 डिग्री तक हम देखेंगे कि बिल्कुल फ्रीज्ड रीजन यहाँ पर आ जाता है। ऊपर की तरफ हम देख पाते हैं नॉर्थ पोल को, नीचे की तरफ देख पाते हैं साउथ पोल को। इसी में जो यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, इसी के पूरे जो तट है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, इसमें जो तूफान आएंगे इस तरफ से वो जाने जाएंगे हुरिकेन के नाम से। यहाँ से भी जो इसका वेस्टर्न पार्ट है और ये पैसिफिक का पार्ट है, अब इस पे ध्यान रखिएगा। इधर की तरफ जो समुद्र है वो है अटलांटिक, और उधर की तरफ जो समुद्र है वो कौन सा है, पैसिफिक है। वहाँ पर दोनों ही जगह पे इसको हरिकेन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल वही है, लोग वही है, देश वही है, तो वो इसको उसी नाम से बुलाते हैं। बात करते हैं इंडियन ओशन की। अब ये क्या है, इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन के अंदर चाहे ये इधर बने या बे ऑफ बंगाल में बने या फिर नीचे की तरफ बने, इसको नाम से जाना जाता है साइक्लोन के। और जो टाइफून है वो जाना जाता है इधर की तरफ, जहाँ पर जापान का एरिया यहाँ पर आता है। अब देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। इनके लिए हमें देखना पड़ेगा इनकी डेवलपमेंट हर स्टेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल स्टॉर्म, आपको मैंने पहले बता दिया, सिर्फ ट्रॉपिक के जो रीजन है वहीं पर बनते हुए दिखाई देंगे, इस तरीके के दिखाई देते हैं। प्रोग्रेशन, सबसे पहले एक डिप्रेशन बनता है, धीरे धीरे एक डिप्रेशन बनना शुरू होगा, उसके बाद एक तूफान आएगा और तूफान से कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोन के अंदर। ये होता है इनका पूरा का पूरा बनने का प्रोसेस। हालांकि हम इसको और डिटेल में समझने वाले हैं आगे बढ़ते हुए। फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि विंड की जो स्पीड होती है, डिप्रेशन क्या होगा, मान लीजिए 10 माइल के हिसाब से यहाँ पर आवर हवाएं चल रही हैं, तो उसको डिप्रेशन बोल देंगे। स्टॉर्म कब बन जाएगा, स्टॉर्म बन जाएगा जब वो हवाएं 25 से 30 माइल पर आवर हो गई हैं, और साइक्लोन बन जाएगा जब वो हवाएं 30 माइल पर आवर से ऊपर हो गई हैं। तो ये विंड की जो स्पीड होती है, हवा की जो स्पीड होती है, उसी से इसको यहाँ पर नापा जाता है कि ये फिलहाल किस फेज के अंदर है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो होते हैं उनकी स्पीड 39 माइल पर आवर से कम होती है, और ट्रॉपिकल जो तूफान होते हैं उनकी होती है लगभग 39 माइल से ऊपर एक्स्ट्रा होगा, और 73 माइल पर आवर से कम होगा, तो तब उनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। देखिए सबसे पहले जो गर्म, अब यहाँ पर आपको कुछ और ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे, चलिए आते हैं। ज्योग्राफी के ऊपर जब आप आएंगे तो समझ पाएंगे कि जो गर्म हवा होती है, देखिए कहीं पे भी अगर कोई गर्म वाटर है या गर्म लैंड है,
जमीन है, हमेशा गर्म जो हवा होती है उससे प्रेशर कम होता है। जब उस पर प्रेशर कम होता है तो वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। जैसे कि गैसें जो होती हैं जब वो भाप में बन जाती है, गर्म बन जाती है, आप एक काम करिए, एक पानी का बाउल कुछ भी रखिए गैस के ऊपर और उसको गर्म करना शुरू कर दीजिए। जब तक वो ठंडा है उसके अंदर तभी भी एयर थी, वो ठंडी जो हवा है वो आराम से उसी के अंदर है, कुछ हो नहीं रहा है, पानी ऐसा का ऐसा है। जैसे ही वो गर्म होना शुरू हो जाएगा वैसे ही यहाँ पर जो पानी से गैसेस बनेगी वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। तो प्रेशर होता है वो काम करता है, प्रेशर और जो टेम्परेचर होगा उसका क्या होगा, जो रिश्ता होने वाला है वो होने वाला है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। ये होता है पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला। अब क्योंकि ये वार्म वाटर है, गर्म वाटर है, गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1.5 डिग्री तक का हमने बढ़ा दिया है। अगर 1.5 डिग्री तापमान बढ़ता है तो जो स्टॉर्म है वो लगभग यहाँ पर 40% ज़्यादा तेज़ी से आता है। ये 14 जो % है उतनी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, और इतनी तेजी से कई बार ये रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 9 साल में जितने स्टॉर्म आए हैं यहाँ पर उनमें ये देखा गया है। और अगर स्टॉर्म की ताकत 14% बढ़ जाती है तो उसका जो तबाही करने का एक हम बोल सकते हैं कि पैरामीटर है वो 40% तक बढ़ जाता है। तो ये आप समझिएगा, इसको आप मेंस में लिख भी सकते हैं कि 1 डिग्री के तापमान बढ़ने से 14% का यहाँ पर स्टॉर्म की गति जो होती है उसमें बदलाव आता है। और 14% जब गति बदल जाती है किसी तूफान की, किसी साइक्लोन की, किसी ट्रॉपिकल हुरिकेन की, उस समय पे जो उसका इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का वो 40% तक इंक्रीज हो रहा है। इसी कारण वैसे इतनी ज़्यादा चिंता की बातें हैं। अब क्या होता है, वार्म वाटर होता है, जैसे जैसे हवा गर्म होगी उसी तरीके से जो इसके ऊपर की हवा है वो भी गर्म होगी। ऊपर की हवा क्योंकि अब गर्म हो चुकी है तो प्रेशर नहीं है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। और जो कोल्ड एयर थी ऊपर की तरफ, क्योंकि अब उस पर तो प्रेशर आ रहा है ना, तो वो वापस क्या करेगी, नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएगी। तो कोल्ड एयर नीचे आ रही है, गर्म हवा उसी समय पे ऊपर की तरफ जा रही है। ये होता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका। अब इसको बनने के लिए कम से कम 25 डिग्री यहाँ पर तापमान जरूर होना चाहिए ओशन के अंदर। सबसे पहले वार्म जो मॉइस्ट होती है, अब क्योंकि ये वार्म भी है साथ ही के अंदर इनका मॉइस्चर भी है, राइट। इनके अंदर क्या है, वेपराइजेशन भी हो रहा है फिलहाल। जब ये हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो जैसे जैसे ये थोड़ा सा गर्मी से दूर होनी शुरू हो जाती है तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा ठंडी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं। अब हम देखते हैं कि वाटर जो वेपर होते हैं वो राइज होंगे, धीरे धीरे कूल होना शुरू हो जाएंगे। जब वो कूल होंगे तो आसपास के जो भी चीज़ें उनको मिलेंगी, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, उनसे वो कंडेंस करेंगे और लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में बदल जाएंगे। अब कंडेंसेशन से क्या हो जाती है, कंडेंसेशन जब होता है तो जो हीट थी हवा के अंदर वो रिलीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो क्या कर गया, बादल का रूप लेना शुरू कर दिया उसने, वो हट गई है उससे। अब जो हवा बची है वो कैसी बची है, हवा यहाँ पर केवल और केवल ठंडी बची हुई है। तो मॉइस्ट एयर है लेकिन अब वो कोल्ड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उसको। तो वो अभी तक इतनी भी कोल्ड नहीं हुई है कि वो बिल्कुल रुक जाए, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी, ठंडी हवा बीच में से अंदर की तरफ नीचे जाती रहेंगी। तो बात वही है कि जैसे जैसे एयर राइज करता है वैसे वैसे एयर कूल होने शुरू हो जाती है, ठंडी होनी शुरू हो जाती है, और वो सेचुरेटेड एंड कंडेंस बनना शुरू हो जाती है। वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर बन जाते हैं। इसकी वजह से थंडर क्लाउड्स की यहाँ पर क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। क्योंकि जब कोई चीज़ अगर मान लीजिए, देखिए आपको ये समझना होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर में हम देख पाते हैं कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारे फ्रीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं। जब आप वाटर से, गर्म वाटर से उसको ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसमें नेगेटिवली चार्ज होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। बादल को अगर आप कभी भी देखेंगे तो बादल क्या करता है, एक उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से टकराते हैं तो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क निकलता है, एकदम से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती है। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती है उसी को हम थंडर बोल देते हैं, उसी को जब वो जमीन पे गिरती है तो लाइटनिंग बोल दी जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, बहुत बड़ी लाइटनिंग तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये फॉर्मुलेट हो रहा है। ट्रॉपिक्स पे ही क्यों हो रहा है, क्योंकि सन की डायरेक्ट लाइट वहाँ पे पड़ती है, इसी वजह से ये वहाँ पर होता है। तो ये जो लेटेंट हीट होती है वो वार्म कर देती है एटमॉस्फेयर को, और एयर इससे और लाइटर होके स्ट्रॉन्ग और ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अब एक और फर्क इससे पड़ता है, जब गर्म हवाएं, वार्म वाटर एक दूसरे से टकरा रहा है तो हमेशा क्या करेंगे, हवाएं जब एक दूसरे से टकराती हैं
तो हमेशा हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, और जब वो ऊपर की तरफ जा रही हैं तो एक दूसरे से डाइवर्ज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है। वो ऊपर की तरफ कब तक जाएंगी? जब तक वो गर्म है। जैसे ही उनका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होना शुरू होगा तभी वो एक दूसरे से अलग होकर नीचे की तरफ बैंड होकर वापस आना शुरू कर देंगी। तो यही पूरा का पूरा फॉर्मेशन चल रहा है कि बीच बीच में जहाँ से गर्म हवाएं जा रही हैं उनके बीच में ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। फिर हम देखते हैं गर्म हवाएं बहुत ऊपर जाने के बाद ठंडी हो रही है, वो वापस अपना रूट चेंज कर रही है और वापस से नीचे की तरफ डाइवर्ट होकर वापस से नीचे एक दूसरे से टकरा रही हैं। फिर वो टकरा रही है, फिर से वो टकराने के समय तक गर्म हो जा रही है और फिर से ऊपर जा रही है। प्रोसेस बार बार होता रहता है, और इसी कारण से जो थंडर है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो इतने बड़े ज़्यादा मात्रा में बनने शुरू हो जाते हैं। एयर एक्सपेंड होती है, एयर डाइवर्ज होती है हाइवर लेवल्स के ऊपर, और विंड की जो स्पीड होती है, डायरेक्शन होती है, अगर वो कांस्टेंट बनी रहती है तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन है बड़े से बड़े बनने का वो इतना ही बड़ा होता रहता है। जब एयर सरफेस की जगह पे आना शुरू हो जाती है, मूव करती है और राइजिंग एयर बनने लगती है, तो ये कन्वर्जेंस जब होती है, मान लीजिए एक दूसरे से कोई चीज़ टकरा रही है तो इसको इंटेंसिफाई कर देगी कि गर्म है, फिर वो टकरा रही है, टकरा के ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि लाइट है। अगर उन पर प्रेशर होता तो वो टकरा के नीचे की तरफ जाती, पानी में चली जाती, राइट, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता। लेकिन कोई चीज़ पे अगर प्रेशर नहीं है ऊपर की तरफ से और आप दो चीज़ों को टकराओगे एक दूसरे के सामने, आमने सामने, तो वो एकदम से क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएंगे। इससे मैच्योर साइकिल जो साइक्लोन होता है वो बनने में यहाँ पर मदद मिलती है। कुछ इफेक्ट होता है कोरियोलिसिस इफेक्ट का भी यहाँ पर। कोरियोलिसिस इफेक्ट क्या होता है? जब धरती घूमती है अपने खुद के एक्सिस पे तो उससे कोरियोलिसिस इफेक्ट निकलता है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी एयर है वो स्पाइरल की तरह घूमना शुरू कर देगी कोर के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर फोटो में एग्जांपल देख पा रहे हैं कि कैसे हवा जो है वो स्पाइरल की तरह, स्पाइरल आपने अपनी किताबों पे देखा है, रजिस्टर्स के ऊपर देखा है, बुक्स पे देखा होगा, वो जो स्पाइरल होता है उसी तरीके से हवा मूव करने लगती है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है और इसी वजह से ये पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। अब क्योंकि ये स्पाइरल के घूम रही है और दूसरी तरफ से हवा डाइवर्ज भी हो रही है, इससे बहुत ही ग्रेट फोर्स मिलता है हवा को, और विंड्स जो होती है रोटेट करते करते जो भी स्पेस उनको मिलता है उस स्पेस को फिलअप करती रहती है और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। यही कारण होता है कि एक साइक्लोन उठा एक समुद्र के ऊपर था लेकिन वो लैंड तक आ जाता है घूमते घूमते। विंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाती है और जैसे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो साइक्लोन है वो और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। अब कंडीशंस क्या हो? ये कंडीशन सिर्फ ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर ही देखी जाती है। ट्रॉपिक्स ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, उसमें साउथ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक, वेस्ट टू साउथ अमेरिकन कोस्ट ओशन, और ये सभी ऐसे एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर आपको ये कंडीशंस नहीं दिखाई देंगी। कोरियोलिसिस इफेक्ट की वजह से हमने जो बात किया उसमें आप एक और डायग्राम की तरफ से समझिए यहाँ पर कि कैसे पहले हवाएं जा रही हैं ऊपर की तरफ, ऊपर से वो इधर की तरफ डाइवर्ज हो रही है, फिर से नीचे आ रही है तो अब की बार वो क्या कर रही है? थोड़ा सा कन्वर्ज होना शुरू कर दिया है। तो यही आउटफ्लो जो हो रहा है और स्पाइरल रिंग इसकी वजह से बननी शुरू हो गई है। साथ साथ में इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा, बैंड इसमें बनने शुरू हो गए हैं। नदन जो हेमिस्फेयर होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए कि जो गर्म हवाएं हैं वो ब्लैक कलर से ग्रेइश कलर से दिखाई गई हैं, और हम देख पाएंगे जो यहाँ पर कोल्ड एयर है वो आप देख पाएंगे ब्लू पोर्शन की तरफ से, ब्लू कलर से। तो कोल्ड एयर भी लगातार क्या कर रही है? नीचे की तरफ यहाँ पर आ रही है। इसके अंदर जब साइक्लोन को आप स्टडी करेंगे, समझेंगे, अभी तक तो हमने उसका बनने का प्रोसेस देखा, अब जब उसको बनने के प्रोसेस को देख चुके हैं तो हम देख पाएंगे कि उसके अंदर क्या होता है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले को भाग को बोला जाता है आई के नाम से, यानी कि आँख की तरह। ये क्लियर होता है, इसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे पाएंगे। आपने कभी कभी बवंडर के नाम से इसे सुना होगा, हवाओं का ये आता है जब लैंड के ऊपर, उस समय पे इसके चारों तरफ में बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में घूम रही होती हैं। जो भी लैंड पे इसको मिलता है, पत्ते या कुछ भी, जो भी डस्ट जो भी होता है वो सब इसमें मिलता है, इसी वजह से आप इसमें कुछ भी देख नहीं पाओगे। लेकिन जो इसकी आई है, जो बीच का हिस्सा है, वो क्लियर होता है, साफ होता है, शांत होता है, क्योंकि उसके अंदर कोल्ड हवाएं जा रही हैं अंदर की तरफ। कूल एयर जो होती है वो सेंटर में ही जाती है, डाउन ड्राफ्ट सी रहती है। इसके आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको जाना जाता है आई वॉल के नाम से। आई वॉल जो होती है वो थंडर स्टॉर्म की रिंग की तरह है, वो आई के साथ में है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा विनाशकारी हवाएं मिलेंगी, सबसे ज़्यादा तेज गति में मिलेंगी, क्योंकि ये क्या कर रही है? स्पाइरल यहीं से बन रहा है।
आई वॉल के बाद में होता है रेन बैंड्स जो होंगे, यानी कि उसमें से आप देख पाएंगे कैसे हवा के साथ साथ में बहुत सारा मॉइस्चर भी जा रहा है। इसमें विनाशकारी हवाएं होती हैं, डिस्ट्रक्टिव विंड्स होती हैं, लेकिन इतने भी बड़े लेवल पे नहीं होती जितनी होती है यहाँ पर आई वॉल के पास में, यानी आग की जो दीवार है और जो डिस्ट्रक्टिव विंड्स है यहाँ पर, रेन बैंड्स हैं, उनके बीच वाली जो होगी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर दिखाई देती है। स्ट्रॉम सर्ज से क्या फर्क पड़ता है? नॉर्मल हाई टाइड क्या होती है? टाइड होती है लहरें। और टाइड क्यों बनती है? दिन में हम देखते हैं कोरोलिसिव इफेक्ट इस पे काम करता है, ग्रेविटी इस पे काम करती है, और जो हमारा मून होता है, सन होता है, अर्थ होता है, उनके जो फोर्सेस और वो जो घूम रहे हैं उसकी वजह से पानी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें दिखाई देती हैं। यूजुअली ये जो लहरें होती हैं वो 2 से 5 मीटर तक की नॉर्मल टाइड्स आती हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्ट्रॉम आएगा वैसे ही हमें पहले पता चल जाएगा कि ये लहरें जो बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही थी इस एरिया के ऊपर, अब वो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। यहाँ पर आप फोटो में ऑलरेडी देख सकते हैं। लोकेशन बिटवीन 10 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर के ये बनते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न जो पोलवर्ड साइड्स है और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स है उस तरफ ये हम इसको देख पाएंगे। अब देखिए एक बात समझिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और अब विशेषज्ञों का, साइंटिस्ट का ये खतरा है, उनको ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है उनके द्वारा कि कैसे ये जो गर्मी है वो पोल्स की तरफ भी जा रही है और अब धीरे धीरे जो पोल के एरिया होंगे वहाँ पर भी ये होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगेन वहाँ की हवाएं भी जो होंगी वो गर्म होगी और जो भी अगर गर्म हो रहा है तो उसकी वजह से इफेक्ट दिखेगा। अभी तक ये ऐसा नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट बढ़ रहा है, तो ये होता हुआ भी बहुत दूर दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के कैटेगरीज को देख लेते हैं। तो हमने देखा कि पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो एक नई कैटेगरी की मांग कर रहा है, लेकिन उससे पहले 5 कैटेगरी है क्या? तो पहली जो कैटेगरी होती है वो लेस देन 125 गेल्स की होती है, यानी कि 125 किलोमीटर वो चाप आता है 1 घंटे के अंदर। इसमें हाउस वगैरह का डैमेज बहुत कम होता है, कुछ खास सा डैमेज नहीं होगा। हाँ, कुछ जो क्रॉप्स होती हैं, खेती होती है, फसलें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको यहाँ पर डैमेज जरूर हो सकता है। फिर आती है सेकंड कैटेगरी, जिसको सेकंड कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, जो कि 125 से लेकर 170 किलोमीटर पर आवर तक ये जाता है। इसमें हाउसेस में माइनर डैमेज हो जाते हैं। डैमेज के जो साइन है वो ट्रीज पर ज़्यादा दिखेंगे, पेड़ बिल्कुल गिर जाते हैं आपके। हैवी डैमेज होगा क्रॉप्स को, फसलों को सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। पावर फेलियर का रिस्क होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती है वो टूट जाए और जो पावर है वो यहाँ पर पूरे तरीके से फेल हो जाए। और कभी कभी जो मोरिंग्स होती हैं उसके अंदर भी हम देख पाएंगे रोड्स जो होते हैं वहाँ पर क्रैक बन जाते हैं। तीसरी जो कैटेगरी होती है उसकी स्पीड यहाँ पर रखी गई है 170 से लेकर 224 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो जैसे कि घरों की रूफ होती है, छतें होती हैं, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, पुराना है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर डैमेज हो सकता है, तबाह हो सकता है, और पावर फेलियर तो हो ही सकते हैं। कैटेगरी 4 के अंदर 225 से 269 यानी कि 279 तक यहाँ पर हम देखेंगे, 89 तक। इसमें बहुत ही ज़्यादा वेरी डिस्ट्रक्टिव विंड चलेंगे, बहुत स्पीड ये हो जाती है, आप 1 घंटे के अंदर 280 किलोमीटर पहुंच पा रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो गई। इसमें जो रूफ्स वगैरह होती हैं उनका लॉस होता है, स्ट्रक्चर बिगड़ जाते हैं, घर वगैरह बिल्कुल टूट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कारवास होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। डेंजरस एयरबोर्न डेब्रीज निकल कर आती है, क्योंकि अब हवा के अंदर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है वो टूट गया, लेकिन क्योंकि इतना पावरफुल है कि वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसी के अंदर वो घूम रहा है, कोई बहुत बड़ा पत्थर इसके अंदर घूम रहा है, तो ये डेबरी जो होती है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। और वाइड स्प्रेड जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, वो पूरी की पूरी फेलियर के यहाँ पर चांस होते हैं। अभी के लिए जो 5वीं कैटेगरी है वो क्या है? मोर देन 280 किलोमीटर पर आवर। जब आप 280 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड में कोई तूफान आता है तो उसको एक्सट्रीमली डेंजरस माना जाता है, और उसका डिस्ट्रक्शन जो होगा, उससे जो तबाही आएगी, विनाश होगा, वो बहुत बड़े लेवल पे होगा। तो अब कहा जा रहा है कि जो 308 किलोमीटर से भी ऊपर जा रहा है, और जो कि हो रहे हैं पिछले कुछ समय से, हम देखते हैं पिछले 10 सालों से ये बार बार आए हैं, तो उनके लिए एक नई कैटेगरी बनाई जाए, क्योंकि उनके लिए अभी जो हम मैनेज करना चाहते हैं 5वीं कैटेगरी के अंदर रखकर, वो पूरा का पूरा अभी तक के लिए ठीक नहीं है। तो उसी की यहाँ पर मांगे की जा रही है। हालांकि देखते हैं कि इसके ऊपर क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, आगे अगर कुछ आता है तो हम इस पर जरूर पढ़ाई करेंगे। फिलहाल के लिए केस स्टडी लेते हैं। 1970 में भोला नाम का एक साइक्लोन आता है,
और देखते हैं कि कुछ लोगों को कि कैसे पानी, क्योंकि साइक्लोन आ रहा है तो बहुत सारा थंडर हो रहा है, पानी यहाँ पर निकला हुआ है, तो सर्वाइवर किस तरीके से यहाँ पर थे। नवंबर 12 1970 में जो डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन रिकॉर्ड हुआ है अभी तक का भारत के अंदर, बे ऑफ बंगाल में, वो आता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड थी और ये ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जब उस टाइम पे 1972 नहीं था और 71 के अंदर हमें पता है कि बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तो उस समय पे उसको ईस्ट पाकिस्तान ही कहा जाता था और वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया, इन दोनों के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा ये विनाश करता था। बोला साइक्लोन जो था वो 115 मीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर आ रहा था। इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कैटेगरी 3 के अंदर आती थी, तो क्योंकि 115 किलोमीटर था तो कैटेगरी 3 का हरिकेन था। ये 33 फुट बड़ा था, इसकी अगर आप हाइट देखेंगे तो 33 फुट तक लंबा था, बहुत मैसिव स्टॉर्म था और इसकी वजह से फ्लड हो गई थी और बहुत सारे लोगों की इसमें मौत भी हुई थी, डेथ भी हुई थी। तो क्योंकि ये पानी के साथ साथ में आ रहा है तो इससे संभावना यही है कि जब भी ये आता है तो हमेशा बाढ़ जो होती है उसको अपने साथ में लेकर आता है। बोला साइक्लोन के अगर डैमेज को देखें तो फ्लड, जो लो लाइंग आइलैंड थे उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, जितनी फसलें लगी हुई थी वो ख़त्म हो गई, साथ ही में बह गई पूरी की पूरी, पूरे के पूरे गांव यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए और जितने घर बने हुए थे जिस एरिया में ये पहुंचा था वहाँ पर जितने भी घर थे 85% जो घर थे उनमें से वो डिमोलिश हो गए, ख़त्म हो गए। एस्टिमेटेड जो डैमेज लगाया जा रहा है वो ये लगाया गया कि लगभग 86 मिलियन डॉलर का यहाँ पर नुकसान हुआ था और इसके अंदर 3 लाख से 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। आप लोग सोच कर देखिए कि इंडिया के अभी इस पार्ट में हम बहुत ज़्यादा हरिकेन्स को, साइक्लोन्स को नहीं देख पाते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ये यहाँ पर आने और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते जाएंगे। जब एक साइक्लोन जो कि कैटेगरी 3 का है वो 3 से 5 लाख लोगों की यहाँ पर मौत कर सकता है, उनको मार सकता है, तो सोचिए कैटेगरी 6 का साइक्लोन अगर आता है तो उसका रिजल्ट कितना बड़ा होगा, जो कि इसकी स्पीड से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। तो इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतनी जल्दी हमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज जो छोड़ रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए और एनवायरनमेंट के ऊपर यहाँ पर प्रोटेक्शन जो बताए जाते हैं वो लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि वाई इज अनएम्प्लॉयमेंट हाई अमंग द यूथ। देखिए इस आर्टिकल पे हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिलहाल के लिए कुछ रिवीजन के लिए इसको देख लेते हैं कि कैसे इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 पब्लिश की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये जो रिपोर्ट आती है इसमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है कि बहुत सारे नंबर ऑफ जो एजुकेटेड यूथ है, युवा है, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, इसका कारण क्या है, वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स के अंदर इतना कम क्यों है, कुछ सजेस्टिव यहाँ पर दिए गए हैं। आर्टिकल लिखते हैं AM जगीश और वो इसी के आधार पर बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया और इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। स्टोरी देखेंगे तो प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में रिपोर्ट का नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही में इंडिया की जो नीति आयोग है उसने पब्लिश किया। आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसको यहाँ पर पब्लिश किया है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। तो ये प्रीलिम्स के लिए जानने के लिए ज़रूरी था। इसके अलावा फिलहाल हम मेंस पे आ जाते हैं। सोशल जस्टिस में GS पेपर 3 के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो आती है वो रिलीज़ हुई थी मार्च 26 को। उसका नाम था यूथ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड स्किल के अराउंड ये पूरा का पूरा घूम रही थी। की फाइंडिंग क्या थी कि इंडिया का जो प्रोपोर्शन है वर्किंग एज का, पॉपुलेशन, वर्किंग एज कौन होती है, जो 15 से यहाँ पर 59 साल की उम्र के हैं, 15 से 59 ईयर्स की जो एज के बीच में आते हैं उनको इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर रखा गया है। वो बहुत ही बड़े तरीके से इंक्रीज हुई है। 2011 में वो 61% थे क्योंकि यूथ ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं बूढ़ों से इंडिया के अंदर। अब जो उनकी संख्या है 2021 में वो 64% हो गई, 3% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये सिर्फ संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या काम मिल रहा है ये इम्पोर्टेंट है। 7 से 8 मिलियन, 70 से 80 लाख ऐसे नए युवा हैं जो फिलहाल लेबर फोर्स के अंदर ऐड हो रहे हैं हर साल। जो प्रपोर्शन है यूथ का एजुकेशन लेने का वो भी बढ़ा है कि पढ़ाई भी जो युवा है, बच्चे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं। 2018
2000 में ये 18% होती थी, 2022 में जो नंबर है वो 35% तक पहुंच गया है। लेकिन जो यूथ यहाँ पर पढ़ाई कर रही है उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो कभी 2000 में 52% होता था, वो घट के अब 37% हो गया है। तो ये बहुत ही एक चिंता की बात है कि कैसे जब एजुकेशन बढ़ रही है, फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, तो उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट क्यों घट रहा है। ये कारण जानने के लिए यहाँ पर कुछ मुद्दों को समझना पड़ेगा। जैसे कि कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड यूथ है उसके अंदर जो अनएम्प्लॉयड है उसमें वुमन सबसे ज़्यादा है। वुमन की जो जनसंख्या है वो एक्चुअली में 76% तक है। मैन यहाँ पर 62% है। तो वुमेन ऐसी हैं जो कम अकाउंट कर रही हैं, लेकिन एजुकेशन तो लेती हैं, लेकिन लेबर फोर्स के ऊपर उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं देता है। दूसरा इसमें कारण है कि जो एजुकेशन ली जा रही है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। क्यों बोला जा रहा है ये? क्योंकि इंडिया में जो फॉर्मल वोक्यूलेशनल यहाँ पर है, जैसे कि स्किल के ऊपर हो गया, वोकेशनल जो स्टडीज़ होती हैं वो केवल और केवल 2 से 3% लोगों के पास में ही है। जो आप स्टडीज़ करवा रहे हो वो बहुत सारी जॉब प्रोफाइल के लिए फ़िलहाल के लिए अब आउटरेडिस हो चुकी हैं। अब उनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप उनको चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में कभी काम आए। फॉर्मली रिपोर्ट ने ऑथर में ये भी पता चला है कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी 2023 के अंदर जो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा हुई है। ऐसा हम देख पाते हैं कि 90.4% जो लोग हैं इंडिया के वो इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसी में काम करते हैं, और जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें से भी 45.2% ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल टाइप ऑफ का काम कर रहे हैं। 2012 से लेके 2018 तक जो फॉर्मल सेक्टर है उसकी बेरोजगारी का रेट लगभग 3 गुना हो चुका है कि पहले उसमें इतने लोग काम करते थे, अब उससे बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का इससे क्या फ़र्क है? देखिए, जो एक लार्ज प्रोपोर्शनल होता है रेगुलर वर्कर का, वो कुछ काम कर रहे हैं तो वो 40.8% यहाँ पर है। कैजुअल वर्कर की बात करें तो 51.9% इंडिया में है। जिनको डेली मिनिमम वेज जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि 480 रुपये उनको रोज़ के दिए जाने चाहिए, वो इतनी जनसंख्या को रेगुलर वर्कर यानी कि रोज़ वो काम करते हैं उसके 40% को, और कैजुअल वर्कर जब उनको काम मिलता है तो वो कर लेते हैं 10 दिन में, 15 दिन में नहीं करते हैं, उनमें से 50% इन लोगों को 480 रुपये डेली के नहीं मिल पाते, उससे भी कम मिलता है। सेंट्रल जो ट्रेड यूनियन से उनके संयुक्त किसान मोर्चा, इन्होंने कंसर्न दिखाया है कि रिपोर्ट्स की जो फाइंडिंग है वो काफ़ी चिंताजनक है, और वेजेस जो होने चाहिए वो डिप्रेशन की तरफ चल रहे हैं। जो उनको वेज मिलने चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये गलत है। खास करके जो फूड इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो खाने के ऊपर, वो कंट्रोल में नहीं है। इसकी वजह से जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो मेयरली 9% है टोटल एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पर हम दूसरा देख पाते हैं कि जेंडर गैप भी बहुत ज़्यादा है। जेंडर गैप लेबर मार्केट के अंदर, क्योंकि फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है, लो रेट्स है उसके। जेंडर गैप हम देख पाते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर ऑलमोस्ट पास्ट के जो 2 डिकेड्स है वो कांस्टेंट ही रह रही है कि पढ़ाई हो रही है, एजुकेशन हो रही है, लेकिन लड़कियां या वुमन जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी भाग नहीं ले पा रही है। उनका वही है। हम देखते हैं 2022 में जो यंग मैन है उनमें से लगभग 3 टाइम्स हायर यंग वुमेन है जो लेबर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यंग मैन की पार्टिसिपेशन था इंडिया के अंदर से 61.2%, और वुमेन जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करती है, काम करती है, वो है 21%। और ये ऐसा नहीं है कि गाँव या शहरों के अंदर में कुछ डिफरेंस होगा। ये जो एरिया हम देख पा रहे हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल है गांव में और अर्बन एरियाज़ में, दोनों जगह पे ही 2012 से 2019 तक एक अलार्मिंग इंक्रीज हम देख पा रहे हैं बेरोजगारी के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, क्योंकि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो भी लगातार घटता जा रहा है। खास करके 2019 के बाद से यंग वुमेन जो है वो अब एग्रीकल्चर में ज़्यादा एंगेज कर रही है, यंग मैन को छोड़ के। आदमी क्या कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, लेबर फोर्स के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और जो यंग वुमेन है, जवान जो औरतें हैं, वो क्या कर रही हैं, वो एग्रीकल्चर संभाल रही है, खेतों को संभाल रही हैं। अब रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या है कि इसमें सुधार कैसे लाए? इंडिया को एक्चुअली में एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होने की यहाँ पर बातें की गई है कि 5 से 6% अगले 15 सालों तक ग्रोथ होगी। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चैलेंज आएंगे, चेंज भी आएंगे, साथ में हाई ग्रोथ होने के साथ साथ में जो गैप है स्किल सप्लाई का और डिमांड का वो भी बढ़ता जाएगा।
तो अभी जो पॉलिसी मेकर है उनको उचित स्टेप यहाँ पर उठाने चाहिए। रैपिड जो इंटीग्रेशन है युवाओं का लेबर मार्केट में उसको बढ़ाने के लिए रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि देखिए जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां फिलहाल के लिए है, उनको एड्रेस कीजिए, उसी में बदलाव होगा, तभी हम यहाँ पर देख पाएंगे कि रिजल्ट या आउटकम है वो भी अच्छे आ पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन और ग्रोथ जो है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव उसको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्वालिटी जो होती है नौकरियों की उसको बढ़ाना पड़ेगा, लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज़ जो है उनसे ओवरकम करना पड़ेगा, और जो स्किल ट्रेनिंग का सिस्टम होता है वो एक बनाना पड़ेगा, सो दैट अभी के जो बच्चे हैं, अभी के जो पीढ़ी है वो ज़्यादा अच्छे से इसमें काम कर सके। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है विल ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपेंशन हिट ट्राइबल्स। देखिए ट्राइबल्स की बातें हो रही हैं, क्यों हो रही है चलिए समझते हैं। राहुल कामेकर इस आर्टिकल को लिखते हैं और लिखते हुए बोलते हैं कि क्या क्या कंसर्न है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को लेकर, जिसका एम है, जिसका उद्देश्य ये है कि उनको उन एरियाज को बढ़ाना है जो फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों के अंदर आते हैं, इनलैंड वाटर में आते हैं, कोस्टल या मरीन एरियाज हैं, और उसको कम से कम वर्ल्ड के जितना टेरिटरी एरिया है उसको 30% तक लेकर आना है। इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी या फिर सिंपोजियम भी आप उसको बोल सकते हो, ये जो था ये हुआ था राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल। राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल क्या होता है, यानी कि ट्रेडिशनली जो लोग वहाँ पर रहते थे उनके क्या अधिकार हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन होती है यूनिवर्सिटी ऑफ अरिजोना के अंदर मार्च 21 से 22 तक, और वहाँ पर उन्होंने एक स्पॉटलाइट में किया कुमिंग मॉन्टेरल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये जो कुमिंग मॉन्टेरल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये होता है 2023 के अंदर, और इसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो 2023 में हमारा आता है उसके साथ में भी को जंक्शन कर दिया गया, इंडिया के अंदर इसको मान लिया गया। ये बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया के ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां रहती हैं, वो एक्चुअली में उसको काफ़ी इससे नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि कुमिंग मॉन्टेरल GBF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एक्चुअली में है क्या। फ्रेमवर्क जो है वो अडोप्ट किया गया था 15वीं मीटिंग जो हो रही थी अभी कोप की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, यूएन कन्वेंशन में ये होती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर दिसंबर 2022 के अंदर। अभी हम देखते हैं कि कोप की 17वीं मीटिंग हो रही है जो कि फिलहाल में दुबई के अंदर UAE के अंदर चल रही है। उससे भी जो जो रिजल्ट आएंगे वो भी हम समझेंगे। इसमें बोला गया कि जो अचीवमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा, एक एम्बिशियस पाथवे क्रिएट करना पड़ेगा ग्लोबल विजन का, कि वर्ल्ड जो है वो हार्मनी में रह सके नेचर के साथ में। 2050 तक हमें इसको अचीव करना होगा। हार्मनी में रहने का क्या मतलब है कि हम अपने स्वार्थ के लिए नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम नेचर को नुकसान पहुँचाते हैं वो फिर बाद में हमें ही महंगा पड़ता है, हमें ही भारी पड़ता है। तो एक हार्मनी बना के रखें कि नेचर को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है और साथ ही में हमें भी उससे कोई नुकसान ना, और हम भी अपना जो डेवलपमेंट है वो साथ साथ करते जाएं। इसके लिए फिलहाल 4 गोल को सेट किया गया है 2050 तक, और उसमें 23 टारगेट है कि इन टारगेट्स को आपको पूरा करना है। 2030 तक के टारगेट है जिसमें प्लानिंग आता है कि आप प्लान करेंगे, चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, नज़र रखेंगे, रिपोर्ट दी जाएगी, रिपोर्ट के बाद में उन पर रिव्यू किया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंस जो खर्चा आता है आप उस पर खर्चा लगाएंगे, स्ट्रेटजीज निकालेंगे कि क्या क्या कैपेसिटी डेवलपमेंट किया जा सकता है, टेक्निकल और जो साइंटिफिक कोऑपरेशन है वो कैसे किया जा सकता है, ये सब किया गया है डिजिटल सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन के तहत में। और लास्ट में आप जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिखाई भी दे रहा है, लेकिन जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टीज़ हैं जो जिन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया है उन सभी को अपने नेशनल टारगेट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। न्यू दिल्ली ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया है, तो अब हमें इसको मानना पड़ेगा। फॉरेस्ट एक्ट में हम ऑलरेडी इसको कंजक्शन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्यू दिल्ली बेस्ड एक राइट्स के एक्टिविस्ट हैं सुहास चंका, उनका मानना है कि इसमें से जो टारगेट 3 है वो थोड़ा सा गलत है। क्या गलत है, उसमें जो टारगेट 3 है, 3 टारगेट के तहत जो कुमिंग मॉन्टेरल GBF होता है उसका ये उद्देश्य है कि उसको टेरिटरी को बढ़ाना है, यानी कि ज़मीन के भाग को बढ़ाना है, चाहे वो इनलैंड वाटर हो, कोस्टल हो, मरीन एरियाज हो। पर्टिकुलरली जो भी एरिया ऐसे हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए और इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको बढ़ाकर कम से कम 30% तक लेकर जाना है। फिलहाल में कितना है, फिलहाल में ये केवल 16% है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोलॉजिकली जो
इम्पोर्टेंट एरियाज है वो 16% भाग ही बनाते हैं, उसको 30 तक हमें लेके जाना है। कब तक लेके जाना है हम देख पाएंगे, 2050 तक का ये टारगेट रखा गया है। अब इसमें इम्प्लीकेशन क्या आ रही है, कारण ये बोला जा रहा है कि देखिए जो उस एरिया को आप बढ़ा रहे हो उसके अंदर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, तो ह्यूमन राइट्स के जो इंडिजीनियस पीपल है उनको इस एरिया को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे गांव होंगे, ट्राइब्स होंगे जिनको इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वहाँ पर समुद्री चीज़ों को रखा जाएगा या फिर नेशनल पार्क बनाए जाएंगे या फिर सेंचुरीज बनाई जाएंगी, जिससे वहाँ के लोगों को उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इससे उनको नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि वो तो पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसा ये केस भी हम देख पाते हैं कि एक ट्राइब है जो कि नाम से जानी जाती है खासी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि इन्होंने इंक्रोचमेंट किया है रिकॉर्ड के हिसाब से, कि वो एक जगह के ऊपर इंक्रोचमेंट करके आगे बढ़ के उन्होंने अपने घर बनाया, अब उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि हमें पर्यावरण को भी बचाना है। लेकिन खासी जो लोग हैं उनके पास डॉक्यूमेंट है 1914 से ही कि वो कब से यहाँ पर रह रहे हैं इस एरिया के अंदर, तो इन लोगों के अधिकारों का क्या होगा, ये एक बात है। अब क्या किया जा सकता है और क्या प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक मल्टीलेटरल कोऑपरेशन हुई है तो इसको तो आप रोक नहीं सकते हो, इसको तो आपको करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो लीगली बाइंडिंग हो गया है। तो आप ट्राइबल्स के लिए क्या करें, इसमें क्या सुधार हो, इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको अपनी पॉलिसी जो वो नीति बना रही है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उनको राइट टू फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट एज गारंटीड अंडर पंचायत एक्सटेंशन और टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। तो पंचायत जो एक्सटेंशन की गई है शेड्यूल एरियाज तक। अब शेड्यूल एरिया क्या होते हैं, हम देख पाते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 12 शेड्यूल्स के अंदर में बटा हुआ है। उसमें से जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है उसके अंदर कुछ एरियाज़ को रखा गया है जो कि जनजातीय एरियाज़ है। उसमें काफ़ी जो शेड्यूल 5 है उसके अंदर हम 4 स्टेट को देख पाते हैं, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना और हम देखते हैं कि कैसे उसमें मिजोरम भी है। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं ये भाग बनाती हैं हमारे शेड्यूल 4 की स्टेट का, और इनमें ज़्यादातर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्राइब्स के हिसाब से ही बनेंगी, उन तक पंचायत पहुंचाई गई है। तो ये एक्ट बनाया गया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। दूसरे शेड्यूल एरिया आते हैं शेड्यूल नंबर 6 के अंदर, उसमें हम 11 यहाँ पर स्टेट को देख पाएंगे, जिसमें हमें कर्नाटका, उत्तराखंड को हम देख पाएंगे, फिर हम देख पाएंगे मध्य प्रदेश को, फिर यहाँ पर बिहार होता है। तो जो ये ट्रेडिशनल एरियाज़ है जहाँ पर फॉरेस्ट एंड ट्राइबल्स एरियाज़ पहले रहते थे, झारखंड जैसे एरिया में, हाँ हम देख पाएंगे अरुणाचल प्रदेश को, हम यहाँ पर त्रिपुरा, और साथ ही में यहाँ पर मिलता है जो आपका अदर एरियाज़ है इसी प्रकार के इंदौर जैसे एरियाज़ में। इन सब के अंदर कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट या कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का कुछ ऐसा भाग है जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उनको शेड्यूल एरियाज़ के अंदर रखा गया। उनके ऊपर कुछ नियम जो होते हैं वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो वहाँ तक पंचायत को भेजें, उनको राइट टू फ्रीडम दिया जाए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो दिया गया वो दिया जाए, तो कि जो लोग हैं वो फॉरेस्ट के साथ जो रिलेशन में बना के रहते हैं वो वहाँ पर रह सके और उनके जो अधिकार है वो भी प्रोटेक्ट हो सके। दूसरा काम किया जा सकता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको केवल ट्राइबल एरियाज़ को ही टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि वो तो क्योंकि इलेक्टोरली इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, ऐसा इनका बयान आ रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है उसमें केवल एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा। तो दुधवा जो नेशनल पार्क है उसके अंदर इंडिजीनियस पीपल रहते हैं जो कि थारू पीपल है और वाल्मीकि पीपल है। अब जो थारूज, ओरान या मुंडाज हैं वो अपने लिए खुद की आवाज़ लड़ सकते हैं। तो जो टाइगर रिजर्व इस एरिया में बनाए जा रहे हैं जहाँ पर कोई टाइगर है ही नहीं, जैसे कि साहिद्री महाराष्ट्र के अंदर, सतकोशिया उड़ीसा के अंदर, कामलांग अरुणाचल प्रदेश, कवाल तेलंगाना, दंपा मिजोरम, तो वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का भी कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता है। नॉन ट्राइबल एरियाज के लिए उनको उसमें जाने देना चाहिए, तो आप वहीं पे बनाइए ना जहाँ पर बनाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। थर्ड आता है ह्यूमन राइट का इशू। देखिए जो लोग हैं ना तो इनको एजुकेशन का एक्सेस है, ना ही हेल्थ केयर है, ना कोई हाउसिंग इनके लिए बनी हुई है, वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इनकी कोई मदद नहीं की गई है। तो ऐसे हज़ारों में इंडिजीनियस लोग होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के विदिन में रहते हैं, रिकॉग्नाइज़ किया गया है, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को माना है कि वो इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं करेंगे और उनको पनिशमेंट भी नहीं मिलती है। तो ऐसा ही इनके साथ भी करना चाहिए, इनके लिए जो इनके एरियाज़ हैं उन्हीं को इसको दे देना चाहिए।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एम्बेरसिंग द फेमिनाइन। देखिए यहाँ पर बात हो रही है चामा वाइकलू, एक जो फेस्टिवल, एक त्यौहार होता है कोलाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर केरला में। वहाँ का जो एक मंदिर है टेम्पल, भागवती टेम्पल के नाम से वो मंदिर है, कुंताम कुलगरा श्री भागवती टेम्पल। ये गोडेस दुर्गा, जो देवी दुर्गा है, उनका ये टेम्पल है। और यहाँ पर अभी एक त्यौहार मनाया जा रहा है चम्मा व्यालकू के नाम से। तो आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इस पे मेंस में सवाल कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरा देख लेते हैं। ये जो फेस्टिवल है इसके अंदर एक अलग सी बात है। अलग सी बात क्या है कि यहाँ पर पूजा तो औरतें करती है, लेडीज़ करती हैं, लेकिन वो असली लेडीज़ नहीं होती है, वुमन नहीं होती है, बल्कि लड़के जो होते हैं या आदमी जो होते हैं वो यहाँ पर लड़कियों का भेष लेकर श्रृंगार करके इस टेम्पल में आते हैं और उसके बाद से पूजा करते हैं। ये जो लेजेंड है बहुत पुरानी एक कहानी की वजह से आज तक ये चलता आ रहा है। एक साल में ये 2 दिनों तक त्यौहार मनाया जाता है। कहानी के अनुसार क्या होता है कि कुछ ऐसे गायें को चराने वाले लोग थे जिन्होंने एक कोकोनट का जो पेड़ था उसके ऊपर पत्थर मारे, और उसको मारते ही वो जो पेड़ था उसमें से खून आना शुरू हो गया। जब ये बात वहाँ के बड़े पुरोहितों को पता चली, एस्ट्रोलॉजर्स को पता चली, तो उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर एक डिवाइन फायर, जो देविक शक्ति होती है, डिवाइन फोर्स होती है, वो यहाँ पर थी माँ दुर्गा की, और उसको इन्होंने तोड़ दिया, तो माफ़ी इनको मांगनी पड़ेगी। लेकिन उस समय पे क्योंकि मंदिरों के अंदर जो पूजा होती थी वो केवल औरतों के द्वारा की जाती थी, तो ये क्या करते हैं कि ये अपना जो वेशभूषा है उसको चेंज करते हैं और मंदिर में जाकर पूजा करनी शुरू कर देते हैं। इसी के बाद से ये सेम अभी तक वैसा ही चलता आ रहा है। हज़ारों साल इस बात को हो चुके हैं, एवरी ईयर अभी तक ये काम हो रहा है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं कम्युनिटी केरला के अंदर, वो बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इसमें आते हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो फोटोज़ हैं, इन फोटोज़ में सभी को, जिसको भी आप देखेंगे, ये सभी के सभी एक्चुअली में लड़के हैं, मैन हैं, और इन्होंने पूरा श्रृंगार अपना किया हुआ है, फ्लावर्स को रखा हुआ है। यहाँ पर जो आप दीप देख पाएंगे ये भी इन्होंने साथ में लिया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट आर्टिकल भी है। ये है व्हाट हैपन टू ब्रिज इन बाल्टीमोर। देखिए बाल्टीमोर ब्रिज की बात हो रही है, जो कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स जो कंट्री है उसके आप यहाँ पर देख पाएंगे, न्यूयॉर्क के साथ में ही ये बाल्टीमोर है। और बाल्टीमोर के अंदर एक ब्रिज बना हुआ था, एक बांध बना हुआ था, बहुत पुराना 1970s का वो बांध है। और उस बांध के ऊपर एक जो शिप है वो उससे टकरा जाता है, जिसके ऊपर 23 इंडियन क्रू बैठे हुए थे, और उसके टकराने से ही वो पूरा का पूरा ब्रिज टूट जाता है। उस समय पे वो जो बांध था, सुबह सुबह की ये बात है, मार्च 27 को ये दुर्घटना हुई। यूएस के कोस्ट गार्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि कैसे उसके ऊपर जो 6 इंसान थे उस समय पे, वो सब के सब यहाँ पर पानी के अंदर गिर जाते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं, और अभी तक उनको ढूंढा नहीं जा चुका है। यानी कि ये अभी यूएस की तरफ से स्टेटमेंट है कि शायद उनको बचाया भी नहीं जाएगा। वेसल के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी के सभी इंडियन क्रू थे। सुबह सुबह 12:28 पे ये लोकल टाइम के अंदर होता है। पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर यानी कि जो पोर्ट है, 300 मीटर लॉन्ग वेसल धाली के नाम से यहाँ पर आता है। कोलंबो की तरफ वो जा रहा था, श्रीलंका में उसको जाना था, और सेवलर उसके अंदर ऑयल के कंटेनर रखे हुए थे, काफ़ी हजार्डियस मटेरियल भी थे। जैसे ही बांध यहाँ पर टूटता है, अगर वो सब लीक हो जाता और कुछ और दुर्घटना हो जाती तो शायद पूरा का पूरा वेसल भी जो था उसमें भी आग यहाँ पर लग सकती थी। ये जो धाली है वो डेनिश शिप है, डेनिश जो लोग हैं उनकी तरफ से इसको बनाया गया था, और इसके ऊपर सिंगापुर फ्लैग लगा हुआ था, फ्लाई यहाँ पर ये कर रहा था। असल में शिप के साथ क्या हुआ, धाली जो शिप था वो उसके अंदर 9 सिलेंडर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन लगे हुए थे। इनमें से जो 2 स्ट्रोक साइकिल है, फ्यूल को पंप करने का उसका काम था कंबेशन चैम्बर तक, और उसके अंदर एक स्पार्क हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्यूल एयर है वो मिक्स हो जाती है ऑयल के साथ में, और एकदम से धमाका होता है। जब ये धमाका होता है तो यहाँ पर शिप के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, और ना चाहते हुए भी वो शिप क्या करता है, यहाँ पर टकरा जाता है। फिलहाल के लिए आसपास का एरिया आपको याद रखना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाल्टीमोर कहाँ पर है। दूसरी बात हम देखेंगे कि गल्फ ऑफ मेक्सिको यहाँ पर है। तीनों जो लेक्स हैं टोर्नेडो के पास में वो भी यहीं पर हमें दिखाई देती है। यहाँ पर पहली जो होगी वो होगी लेक सुपीरियर, दूसरी जो होगी लेक मिशिगन, और तीसरी होती है लेक एरिका। तो ये तीनों लेक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यूएसए के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर रीजन है। खैर यहीं पे इसी आर्टिकल के साथ हमारे दोनों न्यूज़पेपर का आज एंड होता है। जो भी अभी तक पढ़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए दिन प्रतिदिन लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।